ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष प्रमुख घटनाएं और विस्तार 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, फिर भी अमेरिका और ईरान के बीच समझौता संभव है। उन्होंने 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता के दूसरे दौर की घोषणा की, हालांकि तेहरान ने भागीदारी की पुष्टि नहीं की। इसी दिन अमेरिका ने समुद्री नाकेबंदी जारी रखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के निकट एक ईरानी ध्वज वाले कंटेनर जहाज को कब्जे में लिया। दूसरी ओर ईरान ने जलमार्ग पर नियंत्रण बढ़ा रखा और कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी, धमकियां और अत्यधिक मांगे समझौते में बाधा हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत कर मध्यस्थता की तत्परता दोहराई। इसी दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के निर्णय का उल्लेख करते हुए इजरायल के युद्ध अभियान का समर्थन किया। किसने? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। अर्जेंटीना की। लेबनान में इजरायली सेना ने दक्षिणी क्षेत्र में चेतावनी जारी रखते हुए अपनी तैनाती बनाए रखने की बात कही। इसी दौरान दक्षिणी लेबनान के देवल क्षेत्र में इजरायली सेना द्वारा जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा को तोड़ने और चर्च और अन्य सामूहिक जगह के से लोगों निकलने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई। 21 अप्रैल अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम समाप्ति के निकट पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि समय सीमा तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर युद्ध के लिए तैयार है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि ईरानी प्रस्ताव आने और वार्ता पूरी होने तक युद्ध विराम रखा जा सकता है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी समुद्री नाकेबंदी जारी रखी। ट्रंप ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक तेहरान शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता। वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी रही। इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगले दौर की बातचीत पर पाकिस्तान को ईरान की औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली। ईरान ने अमेरिकी मांगों को भी अस्वीकार किया, जिनमें परमाणु कार्यक्रम रोकना और समृद्ध यूरेनियम सौंपना शामिल था। दूसरी ओर ईरान ने अपनी जमी हुई संपत्तियों की रिहाई और युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने युद्ध विराम बढ़ाने का समर्थन किया। चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी जहाज की जब्ती पर चिंता जताई और वार्ता फिर शुरू करने की अपील की। इमैनुअल मैक्रों ने दोनों पक्षों की नाकेबंदी को त्रुटिपूर्ण बताया। लेबनान मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल की दिशा में हमला किया। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की। 22 अप्रैल अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने की पुष्टि की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान अपना नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता और वार्ता पूरी नहीं होती। युद्ध विराम बढ़ने के साथ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी समुद्री नाकेबंदी भी जारी रखी। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि नाकेबंदी तथा धमकियों के बीच वार्ता संभव नहीं है। ईरानी नेतृत्व ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सामान्य रूप से नहीं खोला जाएगा। इसी दौरान ईरानी बलों ने 3 कंटेनर जहाजों को निशाना बनाने, जिनमें 2 को कब्जे में लेने का दावा किया। कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका ने ईरान के हथियार कार्यक्रम से जुड़े नए प्रतिबंध लगाए, जबकि यूरोपीय संघ ने भी अतिरिक्त कदमों की तैयारी शुरू की। इसी बीच लेबनान ने प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने संघर्ष से उत्पन्न मानवीय स्थिति से निपटने के लिए 58.7 करोड़ डॉलर की सहायता की मांग की। 23 अप्रैल अमेरिका ने कहा कि ईरान से शांति प्रस्ताव देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है।
व्हाइट हाउस के अनुसार आगे की प्रक्रिया का निर्णय परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध अपनी समुद्री नाकेबंदी जारी रखी। अमेरिकी बलों ने कई जहाजों को लौटाया और भारतीय महासागर में एक ऐसे पोत पर कार्रवाई की जिस पर ईरान को सहायता पहुंचाने का आरोप लगाया गया। वॉशिंगटन में अमेरिकी सेनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के विरुद्ध सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे प्रशासन की नीति को समर्थन मिला। क्या चीज है ये कुछ? वॉशिंगटन में अमेरिकी सेनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के विरुद्ध सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे प्रशासन की नीति को समर्थन मिला। अमेरिकी रक्षा विभाग में फेरबदल भी हुआ। रक्षा मंत्री ने नौसेना सचिव जॉन फेलन को पद से हटा दिया, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हटाए गए 34वें सीनियर अधिकारी हैं। 24 अप्रैल ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता तुरंत किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका दीर्घकालिक समझौते की प्रतीक्षा करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, जबकि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पाकिस्तान जाने की सूचना दी गई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल युद्ध फिर शुरू करने के लिए तैयार है और वॉशिंगटन की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी बीच इजरायली सूत्रों ने ईरान पर हवाई हमले की खबरों से इनकार किया। 25 अप्रैल अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए उससे जुड़े 34.4 करोड़ डॉलर के क्रिप्टो करेंसी संसाधनों को फ्रीज करने की घोषणा की। साथ ही वॉशिंगटन ने चीन स्थित एक रिफाइनरी तथा ईरानी तेल परिवहन से जुड़े अनेक जहाजरानी नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरानी तेल से संबंधित किसी प्रकार की छूट बढ़ाने का प्रश्न नहीं है और समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता पर अनिश्चितता बनी रही। इसी दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को बिना प्रतिबंध और बिना शुल्क के तुरंत खोला जाना चाहिए। ये कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। इस बीच इजराइल हिजबुल्लाह के बीच आंशिक संघर्ष जारी रहा। इसी अवधि में ईरान के भीतर सार्वजनिक जीवन भी जारी रहा। दुकानें, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल खुले रहे। पार्कों और कैफे में लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। इसके साथ ही देश युद्ध से हुए नुकसान, आर्थिक दबाव और राजनीतिक नियंत्रण की स्थिति का सामना करता रहा। विदेशी हमलों के बावजूद देश की मौजूदा शासन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। धार्मिक नेतृत्व आधारित राजनीतिक संरचना कायम रही। आईआरजीसी और अन्य सुरक्षा संस्थाएं सक्रिय रहीं। जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी रही। वर्तमान समय में सरकार का ध्यान बाहरी संघर्ष, युद्ध विराम और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं पर केंद्रित रहा। देश की अर्थव्यवस्था पर युद्ध और पहले से लागू प्रतिबंधों का प्रभाव पड़ा। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। व्यापार, रोजगार, संचार और निजी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। इंटरनेट प्रतिबंधों का असर व्यवसायों और परिवारों के संपर्क पर भी पड़ा। सामाजिक जीवन में भी बदलाव दिखाई दिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं बिना हिजाब सार्वजनिक स्थानों पर देखी गई। यह स्थिति पहले हुए सामाजिक आंदोलन के बाद सामने आई। नागरिकों के बीच भविष्य आर्थिक स्थिति, स्वतंत्रताओं और सरकारी नीतियों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। कई लोगों ने अनिश्चितता, दबाव और कठिनाइयों का उल्लेख किया। समग्र रूप से वर्तमान ईरान में शासन व्यवस्था कायम रही और सार्वजनिक जीवन चलता रहा, लेकिन युद्ध, आर्थिक दबाव, सामाजिक असंतोष और सुरक्षा नियंत्रण साथ साथ मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल की वोटर सूची पुनरीक्षण। चर्चा करना किसी को कोई हमें कोई प्रश्न हो कोई अपडेट दृश्य कोई देर कुछ तो ये तो इतने दिन के अंदर जो घटनाक्रम है उसका एक एक ब्यौरा है, और जो रुख है अपन इसमें देख रहे हैं ईरान का, तो इसके ऊपर है कि अमेरिका इसके ऊपर कर रहा है कि भी ये यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको, मतलब इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। वार्ता इस चीज के ऊपर है। ईरान कह रहा भी बिल्कुल तो हम इसको नहीं बंद कर सकते। तो स्थिति अभी तक तो वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होती लगी, पर अब मतलब इसमें कोई क्लैरिटी है नहीं। यूरेनियम एनरिचमेंट जो है पावर के लिए या तो बिना एनरिच के भी काम चलता है, नहीं तो 2-3% से काम चलता है, 3% से ज्यादा नहीं। इनका 60% ऑलरेडी और करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट है उस सुपरफ्लुअस है, मतलब नीयत खराब है। हिसाब बाद में देखा कि नीयत खराब है, तो या फिर हमें हम पावर के लिए चाहिए, पावर के 3% चाहिए, तो प्रॉब्लम भारत में कर रहे हैं। तो या तो बिना रिफाइंड यूरेनियम करने की जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कोई 3%, 2-3% सारा काम हो। तो आपने 60% क्यों किया? तो किस लिए किया? कोई शौक थोड़ी है, पैसा लगता है इसमें, गरीब मुल्क है, आप क्यों करोगे? आप डिक्लेयर ये करते हो कि हमारे पास बम होगा तो तुरंत इजराइल पे डालेंगे, आप ये बार बार में डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करें? ये समस्या बड़ी सीरियस, जड़ में बात। प्रेस में तो बातें पूरी कभी आती नहीं। एक बार में किसी अखबार में यह है कि यूरेनियम एनरिचमेंट मिला, हम सोर्स के लिए करें, ये कोई नहीं बताता कि 3% की जरूरत है उसमें, किसी को ऑब्जेक्शन है ही नहीं उसमें। मिडिल ईस्ट की साइकोलॉजी आप नहीं समझो तो इस समस्या को समझ नहीं, और किसी के मन में कोई बात नहीं है। इसका समाधान क्या लगता है? ईरान तो अपनी बात से हटने के लिए तैयार हो नहीं रहा है। तो इस समाधान तो दो तरह की सिनेरियो। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई दम है, पर्टिकुलर ट्रम्प तो जाने के बाद में डेमोक्रेट्स वो आएंगे, वो तो कोई करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? उनकी सेहत को क्या फर्क पड़? ईरान कोई अमेरिका के ऊपर न तो अटैक कर सकता है, न कैपेसिटी है, न कोई सोच सकता है, कोई भी सोच भी नहीं सकता, क्यों? वो रहेगा ही नहीं वहां, वो तो समस्या है। अब ये ऐसा कम्बिनेशन हुआ कि ये ट्रम्प कट्टर आदमी है, और कई फैक्टर्स हैं इसके ऊपर दबाव के, जिसके कारण से ये तैयार हुआ। अब इश्यू ये है कि अगर ईरान गेट्स अवे विथ इट, कि ये कोई पीस डील हल्का भारी ऐसे ही कर लेता है, इजराइल तो शामिल होगा नहीं, तो ये समस्या एक बार आग ऊपर से आपने ढक दिया, आग तो जलती रहे। अब इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ईरान जो है उसमें इस्लामिक मेजोरिटी नहीं है। लोगों को ये पता नहीं, वो करें इस्लामिक कंट्री में, वहां मेजोरिटी मुसलमानों की नहीं, अधिकांश मुसलमान शिया है, पर मुसलमान मेजोरिटी में है ही नहीं। वहां की मेजोरिटी किसी इसमें विश्वास ही नहीं करती। ऐसे लोग हैं ज्यादातर, और अपने कल्चर से उससे। वो इजिप्ट का आया था, वो आर्किटेक्ट ने भेजा था, वो बोला हमारे कंट्री में इस्लाम की बोलते नहीं है, तब बोले हमें हमारी इजिप्शियन कल्चर पुरानी थी,
तो जहां भी मौका मिलता है उसके हिसाब से जीते हैं। इस्लाम का जो पोजिशन है वो हमें पसंद नहीं है, ईरान को तो बिल्कुल नहीं है। तो ईरान के अंदर ये चीज है पर उनको एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो किंग था वो बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहा था और अमेरिकन का एजेंट बना हुआ था वेस्ट वालों का। तो वो कम जो तेल था ईरान का वो कोड़ियों में ले जा रहे थे ये लोग, है, और वो अपना ऐसा आराम करता था, है, इसलिए जो इन्होंने ये किया कि जनरल आदमी का, जैसे इंडोनेशिया में सुकार्नो था, ये जो भी लोग थे और इस तरह के वो नाजायज काम कर रहे थे पश्चिम वाले, इसलिए वो आंदोलन हुए, है, वो पावर में आ गए। पर वो आदमी एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। और यहाँ तो इन्होंने एकदम इतना भयंकर वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का इम्पोज कर दिया है, और उसके लिए परमानेंट बना रहे, इसके लिए इन्होंने इस्लामिक कोर्प्स कर ली। सऊदी अरबिया ने अमेरिकन फोर्सेज को रख लिया वहां के किंग ने, वो बना रहे। ऐसा ही सारे ये जो किंगडम है उन्होंने अपना पब्लिक चाहे नहीं चाहे हम तो रहेंगे, इस तरह का इंतजाम किया हुआ है, सब करते ही हैं। तो ईरान में ये इंतजाम हो गया। अब उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम का क्या है, ये जो गैर मुस्लिम है उनको मारो, है, और औरतों को कुचल दो, है, औरतों को कुचलना, उनको करना कि ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब काम उन्होंने किए। ये बढ़ता ही गया, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ता ही चला गया, है, और धीरे धीरे ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा आ गई। फिर उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम, हमारे पास हथियार बनाएंगे और इजराइल को नेश नाबूद करना। और उसके लिए तेल का पैसा तो आ ही रहा था, उन्होंने हर जगह टेररिस्ट पैदा कर, उनको पैसा दो टेररिज्म तो तैयार है, पैसा दे दे के टेररिज्म सारे फैला, और पैसा तो फिर पश्चिम वाले, ये इजराइल ने, ये सबने बात की, पश्चिम वाले हैं देश, उन्होंने, ये अरब कंट्रीज है वो भी उससे राजी थे नहीं, तो ये सब सुन्नी है, शिया सुन्नी में बहुत लड़ाई है, तो वो प्रतिबंध लगाने का ये सब काम हुआ, वो सब हुआ, उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। ये बाइडन ने जो समझौता किया, ओबामा जो समझौता किया वो बोगस था, तो फिर ये जब ट्रम्प आया तो इसने उसको उससे विड्रा किया। ये बेसिकली ये इधर शीशा चलता रहा। अब ये क्रक्स क्या है कि इसमें अगर अमेरिका चिकन आउट करता है तो फिर इजराइल अकेला तो लड़ाई मोल ले नहीं सकता। क्यों? ईरान को तो वो कर सकता है खत्म, पर ईरान के पीछे मुसलमानों की सारों की सिंपैथी है, चाइना रशिया को साथ रहेंगे, तो वो तो जरूर रुके रहेंगे, जो अमेरिका को देखें तो चुप रहते हैं, नहीं तो चुप रहेंगे नहीं, है? तो इजराइल ये रिस्क ले नहीं सकता, क्या करे बेटा, इजराइल रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सारे खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ। तो ये अगर अमेरिका चिकन आउट करता है तो ये ईरान अपना काम चालू रखेगा, और अब प्रश्न ये उठता है कि इजराइल क्या करेगा। और किसी को इतनी प्रॉब्लम है नहीं, या तो ये गल्फ कंट्रीज को प्रॉब्लम है, गल्फ कंट्रीज के मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कह रहे काफिरों को मारो राजी, वो चाहते नहीं, शिया को नहीं चाहते वो लोग, सुन्नी है तो भी, इस बारे में सब एक, इन जो शेख हैं जितने भी, इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ईरान है वो तो, जैसे सद्दाम हुसैन से इनको प्रॉब्लम थी, वो डिक्टेटर था, पर वो पब्लिक को बहका के वो करके, जो भी डिक्टेटर बने हैं वो पब्लिक को, वो मिस्र वाला था कर्नल नासर, उससे भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि हमारा वंश का ही कंट्रोल रहे, वो सब है। तो अब अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये समझौता अगर गड़बड़ होता है
तो इजराइल को एक बार चुप रहना पड़ेगा और ईरान का बम बनाने का काम चालू रहेगा। वो कहे हम बम नहीं बनाएंगे, तो वो तो विश्वास की कोई बात, क्योंकि विश्वास की योग्य कोई बात है नहीं। तो फिर इसमें प्ले आउट तो यही है, ये तो स्पष्ट है कि इजराइल के पास इतनी ताकत ऑलरेडी है और बना लेगा ये, कि भाई उनकी तरफ अगर एटम बम फेंका भी दिया तो पूछेगा ही नहीं। और पूछने की भी बात हो तो ईरान को तो तबाह, जो भी है उसको तो वो छोड़ेंगे, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं हम सारे अरेबिया को तबाह ये रिस्क, क्योंकि अब अपने वो नहीं हो तो उनको जिंदा नहीं रहने देंगे, वो तो ये काम करेंगे, वो तो ये काम, तो ये सारा मामला जो है बहुत खराब है। क्योंकि पुलिस जैसी तो यूं ही मरने को तैयार बैठी है। आपका पोल्यूशन इतना हो चुका है, उधर ये साइंस में एआई का कंजम्पशन, सारी एनर्जी सारा अब जो कंजम्पशन है उससे डबल ट्रिपल कंजम्पशन है। हम लोग पढ़ रहे थे, वो बेटा था ना, ये जो न्यूरॉन्स है, ह्यूमन न्यूरॉन्स है, 10 लाख था ना वो, 1 मिलियन टाइम। हाँ, तो वो ये जो जिससे एआई का काम में लेते हैं, उससे 10 लाख गुना ज्यादा एफिशिएंट है मनुष्य, ह्यूमन न्यूरॉन। वो 10 लाख में से ये 20 20 वाट के अंदर वो काम वो कर लेता है, जिसके लिए उसमें 200, 10 लाख का मतलब 20 200 मिलियन वाट चाहिए उसको। आप सोचो कितना बड़ा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इतना बड़ा होगा इधर की सारी अंधकार में, इसको बिजली को पैदा करने के लिए इतना पोल्यूशन होगा, इसका कोई हिसाब नहीं। जिसमें पहले तो मरने वाले इंडिया, पाकिस्तान में सबसे पहले मरने वाले, बांग्लादेश। तो कोई भी रास्ते से ईरान मान जाता है या नहीं मानता है, गवर्नमेंट बदल भी देते हैं, तो ये प्रॉब्लम एक बार डाउन हो जाएगी, पर प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। सीरियस प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है, ये सब इसका कुछ भी आप कर दो फिर भी आपके पास जिंदा रहने का कोई और आपके धर्म जो छोड़ने वाली है महामारी है, कोविड है, वो कोई भी आदमी इल का थोड़ा सा जान जाएगा वो छोड़ सकता है। इसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल है। तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर इतनी इम्पोर्टेंट बात ये है नहीं, इससे कोई मनुष्य जाति के बचने का मरने का प्रश्न नहीं छोड़ता, एक साइड इश्यू। ईरान के साथ वो कोई लड़ने को आएगा नहीं, अमेरिका का इन्वॉल्व है तो एक भी देश ऐसा नहीं खिलवा, तो सारे अपना सेल्फ नैरो सेल्फ, आज कोई सिद्धांत कोई बात किसी के कुछ है नहीं। दुनिया बिल्कुल आज तो वल्गर काम है, जिसकी लाठी उसकी मौत। ये इश्यू की तो बात अमेरिका चिकन आउट करेगा तो कुछ होगा, फिर ये आग जलती रहेगी। इजराइल है, उसको तो वो फेस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारे लिए तो फॉरएवर बात है, इतने मुसलमानों से हम सराउंडेड हैं जिनका मन में एक ही बात है, इनको खत्म करते, तो हमें तो पूरा तैयार रहना पड़ेगा। इस लेवल की तैयारी रखनी पड़ेगी कि हम इन सारों को खत्म कर सकते हैं, इससे कम में हम सिक्योर नहीं हो सकते। इजराइल खाली हिंदुस्तान के साथ सच्ची दोस्ती है, उनके लिए साथ है। हिंदुस्तान तो कोई दोगला कंट्री है, पर अभी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा हिंदुत्व का बात है, तो वो इजराइल ने आपको हेल्प किया पाकिस्तान के मामले में, नहीं तो आपकी हालत खराब होती है इसमें। हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, क्यों मोटिवेटेड है नहीं, हम तो हर चीज में चोरी करना बाईपास करना यही काम देखते हैं, कहीं भी कोई भी चीज में देख, तो इसमें करेक्टर है ही नहीं। अंकल जी, आप कह रहे थे कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी यूएस में, तो फिर वो इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ,
उनमें लेफ्टिस्ट एलिमेंट है ना बहुत। लेफ्टिस्ट का क्या है कि मुसलमान सही है ना, कम्युनिस्ट सही है, और किसी भी तरह से देखो तो ये काम करो, बस उनका तो एजेंडा दूसरा है। तो जैसे हम कहते हैं कि जूस तो बहुत ज्यादा मतलब they have a lot of sway in the हाँ वो था, वो है, पर अभी क्या है, दिन पर दिन अमेरिका में जो पॉपुलेशन है वो ये मैक्सिकन जो है, मतलब मैक्सिकन समझो आप, साउथ अमेरिकन समझ लो, इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। और जूस की हमें उनकी वाइट्स की प्रोडक्टिविटी इतनी है नहीं है। अच्छा, जूस जो भी आते हैं दूसरे देशों से, अब यहाँ अपने वो एक ट्राइब है ना नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में, है वहां से लेके गए हैं जूस। सबको इजराइल ले गए, रशिया के जूस थे अधिकांश चले गए, तो वहां आप देखोगे तो रशियन और इंडियन और वो और ये सब है, वो सब तैयार है, और वो लोग बड़े परसिक्यूटेड महसूस किया है, तो वो वहां बड़े हार्डेंड है, मतलब इजराइल के आदमी इतने हार्डेंड हैं, जैसे आपको मुसलमानों से अत्याचार से आप यहाँ आए तो आप फिर भूलते नहीं उस चीज को। तो वो लोग सारे हार्डेंड हैं, वो बिल्कुल भी कट्टरता में है, सारा देश इसके लिए तैयार है। वहां तो हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान है इजराइल में परसेंटेज वाइज, वो मैनेज कर रहे हैं, अत्याचार नहीं करते कोई मुसलमानों को। हाँ, इसीलिए आप डेमोन्स्ट्रेशन कर लो, ईरान में तो डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो मर्जी मार देंगे सबको, इजराइल में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों डेमोक्रेसी का ऑब्जर्व करते हैं, वेल टू डू देश है, एकदम रेगिस्तान की मरुभूमि में भी उन्होंने इतना अच्छा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कर लिया है, तो वो सारी चीजें दोनों में है। और जो ज्यूज अमेरिका में है उनका पॉलिटिकल प्रभाव पक्का है, और वो अब दिन पर दिन डायलूट होगा। अब एशियन आते हैं, साउथ अमेरिकन आते हैं, यूरोपियंस तो आते नहीं है कोई, तो ये सारे को कोई मतलब नहीं है जूस से। वैसे ये कैथोलिक है सारे, साउथ अमेरिकन जो है ना कैथोलिक, तो कैथोलिक्स बहुत ज्यादा खिलाफ है जूस के, कैथोलिक्स ज्यादा खिलाफ, जैसे जो शिया मुसलमान है ये ज्यादा कठिन है इस मामले में। वो कह रहे मोहम्मद साहब ने जो कहा कि अरेबिया में काफिर नहीं रहना चाहिए, तो वो उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तो यही करें, इनकी डिस्प्यूट यही है। मोहम्मद साहब की बात कोई ध्यान दो, उन्होंने क्या कहा उसमें, तो मोहम्मद साहब का परिवार ही राजा होना चाहिए था। ये जो आए खलीफा, ये 2-3 खलीफा दूसरे आए अली के पहले, वो गलत है, और फिर वो सीरिया वाले तो एकदम गलत, इनका डिफरेंस ही नहीं है। तो इस तरह की ये इन चीजों की तो कोई बात, बस इसराइल का प्रश्न है, तो इसराइल तो जिसमें इतनी हिम्मत है, जितनी इतनी चीज है, वो आज अपना मैनेज करेगा, कोई खास बात, वो परवाह किसी से करते नहीं, एफिशिएंट है, एक उन पे हमला करो 10 बार करेंगे, उन्होंने कहा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं, तो हम एट्रिशन में मर जाएंगे। मुसलमान एक एक 5 मरे, यहूदी 1 मरे, तो भी दिक्कत क्या है, वो तो सब खत्म हो जाएंगे, और वहां तो 50 गुणे ज्यादा है उनसे, प्रॉब्लम क्या है। ये इश्यू तो अभी साइंस तो कम ही है, दम तो लगता नहीं है अमेरिका में, मुश्किल है, अगर ये चिकन आउट करता है, ये चीज नीचे नीचे सुलगती रहे, और अगर ये नहीं सोल्यूशन होता तो ये जो मिडिल ईस्ट है ना, ये जो किंगडम्स हैं जिनके अंदर डिक्टेटर है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतार है, ये है सारे, ये लोग बहुत इनसिक्योर, जो ईरान का मूवमेंट उस तरह का है, वो टेररिज्म को इसको बढ़ावा देता है,
और ये टेररिस्ट है वो मानते नहीं जिन लोगों को। अभी तक तो अमेरिका के उसके बल पे कर रहे थे, अब अमेरिका का कितना विश्वास कर पाएंगे आगे ये भी कह नहीं सकते। ये बड़ा अनसर्टेनिटी इन लोगों की, मिडिल ईस्ट का भविष्य जो है बहुत अनसर्टेन है। ईरान में अभी कोई राजनीतिक नेतृत्व चेंज होने की संभावना होती है। ईरान में कोई राजनीतिक नेतृत्व चेंज होने की संभावना होती है दिन भर में। नहीं, वो तो ये एक्शन करेंगे तो चेंज वही, अब चेंज कर दो आप। इनके अबे इनके दम होता है, दम हो तो करी हो ही जाएगा, पर उसका दम अभी लगता नहीं ना। इजराइल के भरोसे होता तो कभी अभी कर ही देते वो। अभी इजराइल ने ये कहा है कि हम तो वेट कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल की, उसके बाद में इनको सारे खमैनी बंद खत्म कर देंगे, इन नेताओं को खत्म कर देंगे, उनको मटिया मेट कर देंगे मिनटों में। ईरान को मटिया मेट करने की ताकत हमारे में है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अखबार वाले फालतू बातें सब, इतना दम है भी नहीं ईरान में, पब्लिक भी साथ नहीं है, सेंटीमेंट और ऐसा कुछ है नहीं। पर उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए ना। इजराइल को तो समस्या नहीं है, पर अमेरिका में तो समस्या है। वहां तो लेफ्टिस्ट बहुत है, मुसलमान बहुत है। अच्छा आप देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है, यूरोपियन कंट्री जो है ना वो इजराइल के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, पर वो मजबूर है। वहां इतनी बड़ी परसेंटेज है मुसलमानों की, फ्रांस की में इतनी बड़ी परसेंटेज है वो बोल भी नहीं सकता, वो इजराइल के पक्ष में नहीं बोल सकता, बोलेगा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं आएंगे। तो वो अपनी राजनीति अपना वोट देखते हैं। यही इंग्लैंड वाले का, इटली वाले सारे इससे प्रभावित हैं। स्पेन वाला तो खुल के सामने बोल रहा है, ईरान का पक्ष कर रहा है, मुसलमानों के वोट चाहिए। ये इक्वेशन ऐसी है। हिंदुस्तान में यही था, इजराइल के खिलाफ बोलते थे, मुसलमानों के वोट चाहिए थे उनको, उसी से राज करते थे। तो वही बात यूरोप में है। तो ये सारा सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये ट्रम्प जो है इसको अब कोई वोट की जरूरत है नहीं। क्यों, ये तो दोबारा खड़ा न तो हो सकता था बात। अब ये इसको कोई लालच लोग प्रेशर में आया तो भले ही कर ले, नहीं अमेरिका में दम है बहुत ज्यादा भी। पर सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम है। ये किसी तरह से भी सोल्यूशन हो, वन वे या दी अदर, उससे हमारा संकट नहीं मिटना, संकट तो और ज्यादा होगा, मरना तो सबको पड़ेगा। जैसी पॉलिसी जिनकी है आपको मरना तो पड़ेगा, उसका कोई खास बात है। हाँ, कितने हाँ कैसे मरेंगे वो अलग बात है, और उसमें सबसे पहले हिंदुस्तानियों को ही मरना पड़ेगा कि यहाँ की गवर्नमेंट भी एकदम पगलाई हुई है, इनको विकास बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये जस्टिफाई करते हैं, वो बात सही है पर इतना आवश्यक नहीं है। आप मिलिट्री को डेवलप कर सकते हो और अपने देश को भी बचा, दोनों का। ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप एनवायरमेंट को नष्ट करो, चाइना कर ही रहा पहले से बहुत बेटर कर लिया एनवायरमेंट, उन्होंने एक बार कर लिया था खराब, पर अब वो चाहे जब क्यों करने की। तो हमारे सामने ऐसा नहीं है हमें सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंट खराब करेंगे तो हम सर्वाइव करेंगे ही नहीं। ये इश्यू बिल की जरूरत है, गहराई में चल जाए, कुछ मिल आ जाए, कुछ देश के लिए कंसर्न आ जाए, तो शरीर के ऊपर केंद्रित और अपना सेटिस्फेक्शन के ऊपर सारा देश उस पर केंद्रित, सारा टोटली कॉमर्शियल हो, कॉमर्शियल आदमी सोललेस उसमें। तो ये इश्यू तो ये ऐसे ही प्ले आउट। पश्चिम बंगाल की वोटर सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का प्रश्न। अभी तो क्या देखना है, हो आ गए थोड़ा सा
हॉर्म्यूज बाधा के बाद वैकल्पिक मार्गों पर खाड़ी देशों की केंद्रितता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में हालिया तनाव और समुद्री यातायात में रुकावट के बाद खाड़ी क्षेत्र के देश इस मार्ग पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर काम तेज कर रहे हैं। यह जलमार्ग वैश्विक तेल और एलएनजी आपूर्ति का लगभग 1/5वां हिस्सा वहन करता है। 150, हाँ, जिससे इसमें व्यवधान का असर सीधे ऊर्जा आपूर्ति हाँ भाई, ईरान का है। हम्म, तो ये सखड़ हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सखड़ हो सब। आटे से स्ट्रेट ये सऊदी अरबिया, ईरान टर्की ईरान जॉर्डन हम्म, सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरबिया। इस स्थिति के बाद सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सहित अन्य खाड़ी देशों ने पाइपलाइन और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर ध्यान बढ़ाया है, ताकि निर्यात को एक ही समुद्री मार्ग पर निर्भर न रहना पड़े। वर्तमान में कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन पहले से मौजूद हैं, जिसमें सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो तेल को रेड सी के यानबू पोर्ट तक ले जाती है, और यूएई की एडीसीओपी पाइपलाइन, जो हबशन से फुजैरा तक जाती है, शामिल ये है। यूएई में तो, ये दुबई में तो है नहीं, ये वो दूसरा है, क्या नाम है, इसमें है, अबू धाबी में है सर, तेल अबू धाबी में, अबू धाबी रिच पैसा। छोटे छोटे देश में तेल बहुत मिलते हैं। हालांकि इनकी क्षमता समुद्री मार्ग की तुलना में सीमित है। इस स्थिति के बाद क्षेत्र में कई संभावित परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें मौजूदा पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाना, नई पाइपलाइन बनाना और बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करना शामिल है। प्रमुख विकल्पों में इराक टर्की पाइपलाइन, किरकुक सीहन, बासरा अकबा पाइपलाइन, इराक जॉर्डन और आईपीएसए पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो वर्तमान में आंशिक रूप से निष्क्रिय हैं। हालांकि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े निवेश, समय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। पूर्व में भी कई पाइपलाइन परियोजनाएं क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव और देशों के बीच विवादों के कारण प्रभावित रही हैं। कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों के पास भौगोलिक कारणों से सीमित विकल्प हैं, जबकि इराक जैसे देशों के लिए निर्यात बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का विकास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टिपेथून विवाद के बीच मामा मचन संबंध कायम। ये क्या है? तिरुपरनकुंद्रम में सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल और सिकंदर पदुशा दरगाह से जुड़ा टीपाथून पत्थर का स्तंभ विवाद एक बार फिर सामने आया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। यह विवाद पहाड़ी पर स्थित उस स्थान को लेकर है जहां कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा जुड़ी रही है। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि दीपाथून दरगाह के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वहां दीप जलाने की अनुमति दी जा सकती है।
इसके बाद यह मुद्दा फिर सक्रिय हुआ। बाद में इस आदेश से जुड़े कुछ मामलों पर अदालत की मदुरई बेंच द्वारा रोक भी लगाई गई, जिससे मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में बना हुआ है। यह विवाद करीब 1 सदी पुराना बताया जाता है। पहाड़ी के नीचे मुरुगन मंदिर, बीच में उच्चिपिलियर मंदिर और ऊपर दरगाह तथा दीपाथुन स्थित हैं। परंपरा के अनुसार दीप उच्चिपिलियर मंदिर पर भी जलाया जाता रहा है। राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को विभिन्न दलों द्वारा उठाया गया, हालांकि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों के अनुसार क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच संबंध सामान्य बने हुए हैं, जिन्हें वे मामा माचन करीबी संबंध के रूप में बताते हैं। दोनों समुदायों की आजीविका मंदिर और दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। विवाद के दौरान कुछ समय के लिए पुलिस की मौजूदगी बढ़ी और कारोबार प्रभावित हुआ। हालांकि वर्तमान में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों की वजह से तनाव बढ़ा, जबकि दीप जलाने की परंपरा को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग-अलग राय मौजूद है। बुल्गारिया के संसदीय चुनाव और राजनीतिक स्थिरता की नई संभावना। बुल्गारिया में हुए संसदीय चुनाव में रूमेन रादेव के नेतृत्व वाले प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिली है। आधिकारिक परिणामों के अनुसार गठबंधन को 44.6% वोट मिले, जो दूसरे स्थान पर रही बोयको बोरिसोव की जीईआरबी पार्टी 13.4% और वी कंटिन्यू द चेंज 12.6% से काफी अधिक है। इस परिणाम के साथ देश में पिछले कुछ वर्षों से बनी राजनीतिक अस्थिरता से कम होने की संभावना जताई जा रही है। 2021 के बाद से लगातार खंडित जनादेश के कारण कमजोर सरकारें बनी, जो लंबे समय तक नहीं टिक सकी। रूस यूक्रेन मुद्दे पर रादेव ने ईयू की सैन्य सहायता नीतियों पर आपत्ति जताई है और समाधान के लिए वार्ता को प्राथमिकता दी है। पूर्व फाइटर पायलट और राष्ट्रपति रहे रादेव ने प्रधानमंत्री बनने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा है। उन्होंने अपने अभियान में भ्रष्टाचार और प्रभावशाली समूहों के नियंत्रण को समाप्त करने की बात कही। यह चुनाव ऐसे समय में हुआ जब पिछली सरकार भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद गिर गई थी। नई सरकार के सामने संस्थाओं में भरोसा बहाल करना और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौती होगी। ट्रंप के ऐलानों से पहले बाजार में असामान्य ट्रेडिंग के संकेत। ट्रेडिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमुख सार्वजनिक बयानों से पहले वित्तीय बाजारों में असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि के पैटर्न सामने आए हैं। कई मामलों में देखा गया है कि बड़े ऐलान से ठीक पहले तेल और शेयर बाजारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ गया। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि यह बढ़ोतरी कई बार घोषणा से मिनटों या घंटों पहले दर्ज की गई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी गतिविधि में इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत दिखाई देते हैं, जहां सार्वजनिक होने से पहले जानकारी के आधार पर दांव लगाया जाता है, जबकि अन्य इसे बाजार प्रतिभागियों द्वारा नीतिगत संकेतों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता से जोड़ते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न उदाहरण सामने आए हैं, जैसे मार्च 2026 में ईरान से जुड़े बयान से पहले तेल बाजार में बड़े पैमाने पर दांव लगाए गए, जिसके बाद कीमतों में तेज गिरावट आई। इसी तरह 2025 में टैरिफ नीति में बदलाव की घोषणा से पहले शेयर बाजार में असामान्य निवेश दर्ज हुआ, जिसके बाद बाजार में उल्लेखनीय उछाल देखा गया। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट्स में भी कुछ खातों द्वारा संभावित राजनीतिक या सैन्य घटनाओं से पहले दांव लगाए जाने के मामले सामने आए, जिनसे बाद में बड़ा लाभ हुआ। हालांकि इन गतिविधियों के बावजूद अब तक किसी नियामक संस्था द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग की पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में सूचना के स्रोत की पहचान करना कठिन होता है, जिससे कानूनी कार्रवाई जटिल हो जाती है। इस बीच नियामक संस्थाओं ने बाजार की पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही है, जबकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों को आधारहीन बताया गया है। पढ़ाई नौकरी के लिए गए युवा रूस में युद्ध में फंसे। पढ़ाई या नौकरी के लिए रूस गए भारतीय युवाओं के युद्ध में फंसने और मौत के मामले सामने आ रहे हैं।
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कई परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे स्टडी या टूरिस्ट वीजा पर रूस गए थे, लेकिन बाद में उन्हें सेना में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले करीब 1.5 साल में इन 4 राज्यों में के कम से कम 13 युवाओं के शव भारत लाए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों युवाओं के लापता होने की बात सामने आई है। कई मामलों में परिवारों ने बताया कि एजेंटों ने झांसा देकर युवाओं को विदेश भेजा और वहां पहुंचने के बाद उनसे जबरन सैन्य कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। रास्ता कहाँ है? बस बस आते ही नहीं सके। गलत नहीं के परिजनों के अनुसार युवाओं को 10-15 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद युद्ध क्षेत्र में अग्रिम फ्रंट लाइन में तैनात कर दिया गया। इसके बाद कई युवाओं की मौत की सूचना मिली, जबकि कुछ के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। राज्यवार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा से सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहां कई युवक लापता हैं और कुछ की मौत हो चुकी है। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से भी ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में 4 राज्यों के 26 परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 24 अप्रैल को सुनवाई प्रस्तावित है। याचिका में लापता युवाओं की स्थिति स्पष्ट करने, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 24 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े मामलों में कुल 26 भारतीयों का मुद्दा अदालत के सामने है, जिनमें से 10 की मौत हो चुकी है। सरकार के अनुसार कुछ लोग स्वेच्छा से रूसी सेना में शामिल हुए थे, जबकि कुछ मामलों में एजेंटों द्वारा गुमराह किए जाने की संभावना भी सामने आई है। अदालत ने सरकार से इस पूरे मामले पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें रूस गए भारतीयों की कुल संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। फिलहाल इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है और सुनवाई जारी है। मणिपुर में मेतेई बच्चों की मौत के बाद तनाव, विरोध तेज। मणिपुर में हालिया हमलों के बाद फिर तनाव बढ़ गया है। 7 अप्रैल को विष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी गांव में प्रोजेक्टाइल हमले में मेत्तई समुदाय के 2 बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां घायल हुई। यह इलाका सुरक्षा बलों के बनाए बफर जोन के करीब है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। इस घटना के बाद इम्फाल घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मीरा पाइबी मणिपुर की महिलाओं का पारंपरिक समूह ने मशाल जुलूस निकाले। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। 18 अप्रैल को नेशनल हाईवे 202 पर एक पूर्व सैनिक समेत 2 लोगों की हत्या की घटना भी सामने आई। इस हमले के लिए कुकी उग्रवादी समूहों पर संदेह जताया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सभी मामलों की जांच जारी है। इन घटनाओं के विरोध में 19 अप्रैल से घाटी के जिलों में 5 दिन का शटडाउन किया गया, जिससे बाजार, स्कूल और परिवहन प्रभावित रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 25 अप्रैल तक हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही बफर जोन की सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रीय बलों की भूमिका की जांच की भी मांग उठी है। मणिपुर में यह तनाव मुख्यतः मेत्तई और कुकी जो समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष से जुड़ा है। मेत्तई समुदाय, जो मुख्य रूप से घाटी में रहता है, राज्य की आबादी का लगभग 50% से अधिक हिस्सा है, जबकि कुकी जो अन्य जनजातीय समुदाय पहाड़ी इलाकों में बसे हैं और उनकी हिस्सेदारी लगभग 40% के आसपास मानी जाती है, 40% है। सरकार के अनुसार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। राज्य में 34,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन करीब 7,000 अतिरिक्त जवानों की आवश्यकता बताई गई है। पिछले करीब 3 वर्षों से जारी इस संघर्ष में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत और 60,000 से ज्यादा लोगों के विस्थापन की जानकारी सामने आई है। हालिया घटनाओं के बाद एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कोई बात नहीं। जी।
परमेश्वरी जी कोई बात नहीं। ईरान को परमाणु कार्यक्रम और ये यूरेनियम संवर्धन एक ही मुद्दों है, दो अलग अलग मुद्दे फिर यूरेनियम संवर्धन से ही तो परमाणु बनेगा। एक ही मुद्दा। हाँ, भाई आखिर में समर्थन तो करना पड़े, अणु अणु को नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ, समर्थन क्यों कर रहे हो? मैं पावर का प्लांट के लिए कर रहे हैं तो बहुत मीठी बात है। कि बंदूक की फैक्ट्री करे, मारो कोई विचार को क्या करे बना रहे हो फैक्ट्री? 95% पे बॉम्ब तैयार होगा। 95 और 62 60 से ऊपर आ गया। शुरू का प्रोसेस है बहुत ज्यादा आए। अब तो क्योंकि तब तो मिश्रा में 60% तो नहीं था 100 ग्राम में, 60 ग्राम तो ही अभी ना अभी चाहिए। फिर ये बम बनाने से कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये इजराइल की तरफ फेंका है तो ईरान तो खत्म। पीछे तो कोई काफिर को देश भी इजराइल आज को नहीं बंद तो बेरो रहे सारी बात तो अरब मठिया मेट के तब सोच के ही करना पड़ो वो। तो बड़ी फिदाएं हैं जगह का आप तो मर जाओ अपने तो दे नहीं, और ये अगर ख्याल है जी अभी ये दूसरा अरेबियन कंट्रीज पर अटैक कर रहा है, इसराइल पर नहीं करके अड़ोस पड़ोस में। नहीं इजराइल भी तो करियो कौन बड़े पूछा कौन मैं ये कह रहा हूँ कि अड़ोस पड़ोस में इजराइल कर को नहीं पावा ना, इजराइल करना तो बना ही करेगा बहुत ज्यादा। इजराइल तो कोई डिफेंस नहीं है कि भाई एक इजरायली को नहीं मेरे पास। ये सोचो एफिशिएंसी, एक भी इजरायली नहीं कोई मरे हो तो कोई चीज फाट की बड़ी करना कोई नहीं, अब वार से संबंधित को नहीं। और ईरान में कितना मरेगा भड़कर इजराइल क्या एक्शन से मरे? खुमैनी ईरान से न मारे तो इजराइल ही मारे, बैंक है वो क्या भी मिशन छुटा जाए। इजराइल तो बहुत एफिशिएंट है, अरब कंट्रीज भी कोशिश करेगा एफिशिएंसी की को भावना कठे है बाकी तो किराए का टट्टू है बाकी पैसा देकर रखो तो कॉमर्शियल आदमी क्या कर सके है बाकी तो भावना भाव को। अब मुगल था तो मुगल है जगह तो पैसा देकर नौकरी रख रखे। अब सिखा से क्या लड़े बाकी मरने जीने को सवाल, पर राजपूत से क्या लड़े? राजपूत को सियानान की बात जैसे जब वो बचा, नहीं तो संख्या के हिसाब से तो कोई सिखा से 10 गुना 20 गुना मुसलमान होता है तो भी भैया कहता है कि भैया अपन इच्छा तो होने अपन तो मारते गए। तरह की क्वेश्चन थी, नहीं सोचो जी अगर पास इतना बड़ो इंडिया को राज है, बैंक करने रेवेन्यू है, फिर तो बाकी बेचारा करके छोटा छोटा राज वे क्या अफोर्ड कर सके आदमी रख। अब स्पिरिट के कारण से ही बचा। इजराइल में स्पिरिट यहाँ कर ये कौन कर सके डिफेंस आप? अब सऊदी अरेबिया अकेली में पाकिस्तान का आदमी जब तो खाओगा अब क्या कर लेगा बाकी कोई कौन नहीं। तो बार्गेनिंग चालू है सैलरी में लेकर के। हाँ बात सही बार्गेनिंग के लिए निकाल अमेरिकन क्या लड़ेगा, अमेरिकन लड़ी कौन सी? अब ये नाम आपने को 64 से शुरू करी बार 63 से ये निकले 6 साल तक 7 साल तक ये छोटो सो नॉर्थ वियतनाम अमेरिका नाप शनाप बम गिरे सारा दिन बम मार मेरे छोटो सो वियतनाम वियतनाम बहुत छोटा छोटो नॉर्थ वियतनाम और छोटो साउथ वियतनाम पर क्या करियो डिफीट हो गया क्यों हमें कोई स्पिरिट जो ही अमेरिका हटो सैगोन में बाकी मिलिट्री तो वहां डबल थी। अफगानिस्तान में देखो थी 4 गुनी मिलिट्री अपार 4 घंटा में कोई करने ये लड़कों के अंदर कोई स्पिरिट है कोई। तो सब हथियार की चोरी करे ब्लैक में हथियार बेचे आपने मिलिट्री रहा तो पीछा के लिए तो ये लड़ेगा
यूक्रेन देखो आप, छोटा सा देश बिल्कुल, रशिया कितना बड़ा और कितना विशाल, बड़ी सुपर पावर, 4 वर्ष खाली स्प्लिट के ऊपर, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हिंदुस्तान तो 4 महीने नहीं लड़ सकता, 4 महीने में समझो। चलो